तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। तो आज हम अपना देखने जा रहे हैं ये टीचर एजुकेशन इन इंडिया ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारा वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है। ये जो कंटेंट है ये हमारा जो EPGP पाठशाला है वहाँ से भी ले सकते हैं। ये UGC इन्फ्लुएंट और MHRD के द्वारा जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो एक कार्यक्रम है उसके तहत वहाँ से भी आप जो है ना कंटेंट ले सकते हैं। मैंने वहीं से लिया है, लेकिन वहाँ पे ये इंग्लिश में अवेलेबल है और मैंने आप लोगों को ये हिंदी में ट्रांसलेट भी किया और ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने भी वाली हूँ। मैं एक और बात बता देती हूँ, अगर आप लोग अपना UGC नेट एजुकेशन में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप UGC नेट के लिए इन्फ्लुएंट की साइट जो ये हमारी EPGP पाठशाला है वहाँ से अपना कंटेंट ले, क्योंकि UGC और NET नेट NTA वगैरह ये आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये वे वहीं से कंटेंट देती हैं। और मेरा भी जैसे जो है ना ये नेट क्लियर हो रखा तो मैंने देखा बहुत सारा कंटेंट है ना वहीं से उठा के यूँ कि जो है ना क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ये टीचर एजुकेशन इन इंडिया ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करवाती हूँ। देखो ये जो कंटेंट है ना ये EPGP पाठशाला से लिया गया है, तो मतलब ये पहली तो बात ये ऑथेंटिक कंटेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें ये कोई दो राहें नहीं होंगी कि क्या ये ठीक है, क्या ये लिखना ठीक है या नहीं है। आप बेशक से वहाँ पे जाके वहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन दे ऑल आर इन इंग्लिश मीडियम, देयर इज़ नो वीडियो इन हिंदी मीडियम। दैट्स व्हाई आई कम हेयर टू टीच यू इन हिंदी this topic. Okay, teacher education in India historical perspective. Teacher education refers to the policies and procedures designed to equip prospective teachers with the knowledge, attitude, behavior and skill they require to perform their task effectively in classroom, school and wider community. देखो ये क्या बोल रखा है कि जो टीचर एजुकेशन है ना उसका ये मतलब है कि वो सारी की सारी पॉलिसीज़, वो सारे के सारे प्रोसीजर जो डिज़ाइन किए जाते हैं टू इक्विप द प्रस्पेक्टिव टीचर, जो प्रस्पेक्टिव टीचर हैं, जो भावी टीचर हैं, उनको इक्विप करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए उस ज्ञान के साथ विद द नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, उस ज्ञान, उस अभिरुचि, उस व्यवहार, उस कौशल के लिए तैयार किया जाता है जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है टू परफॉर्म देयर टास्क, उनके कार्यों को करने के लिए इफेक्टिवली इन द क्लासरूम, उस क्लासरूम में करने के लिए उन्हें ज़रूरी होती है स्कूल और वाइडर कम्युनिटी, व्यापक समुदाय में उन्हें काम करने के लिए इन एटीट्यूड की, इन बिहेवियर की ज़रूरत होती है। उनको प्रदान करना, उनसे तैयार करना एक टीचर को, वो जो पॉलिसीज प्रोसीजर होती है उन्हें टीचर एजुकेशन का जो है ना नाम दिया जाता है। देखो मेरे को एक बात बताऊँ, अभी आप MEd कर रहे हो, आपने B.Ed किया, पहले B.Ed जब आप कर रहे थे तो आपको पता है कि हम कल को किसी स्कूल में टीच करने वाले हैं। तो स्कूल में टीच करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो तो ही आप जो है ना एक अच्छे टीचर बन पाओगे। क्लास का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन है, बच्चों के साथ उनके साथ हमारा इंटरेक्ट होना होता है, बच्चों से क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, कैसे करना है, जेस्चर, पोस्चर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये एटीट्यूड, बिहेवियर, ये स्किल क्या हैं, इनके में रिक्वायरमेंट होगी ना। तो इन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट करनी होती है वही हम टीचर एजुकेशन में जो है ना प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। देखो मैंने यूँ का यूँ ट्रांसलेट किया है यहाँ पे। अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन नीतियों, प्रक्रियाओं से हैं जो एक भावी अध्यापक को उस ज्ञान, अभिरुचि, व्यवहार और कौशल से संवारती है जो उसे आने वाले समय में कक्षा, पाठशाला व व्यापक समुदाय के कार्यों को प्रभावी रूप से करने में ज़रूरी होती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलती है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये टॉपिक वैसे बहुत मुश्किल से आपको कहीं पे मिलेगा, हिंदी में अवेलेबल मैं आपको करा रही हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, देखो आप MEd लेवल पे अभी आ चुके हो या फिर ये किसी और क्लास में भी जो है काम आ सकता है ये टॉपिक। तो अब ये देखते हैं कि टीचर एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो जो टीचर एजुकेशन है ना उसका नाम आते ही हम ये सोचते हैं कि जो हम B.Ed और MEd करते हैं और उनके अंदर जो हम जो ज्ञान लेते हैं, जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन बच्चों से इसके साथ करना सीखते हैं, सिर्फ वही टीचर एजुकेशन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो टीचर एजुकेशन है वो 3 लेवल पर हमें जो है ना दी जाती है। पहले आप इन 3 लेवल को पढ़ोगे तभी आप जो है ना टीचर एजुकेशन के मीनिंग को बहुत ही अच्छे से जो है ना ग्रैब कर पाओगे। जब टीचर एजुकेशन का मीनिंग आता है ना तो ये तीनों भी हमें लिखने
नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर को एजुकेट करना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसे प्री सर्विस लेवल पर ही टीच करें। जब एक टीचर बन जाता है, उस क्लासरूम में एंट्री करता है, ड्यूरिंग दैट टाइम भी हम जो है उसको टीच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं, उसको खुद भी सीखनी पड़ती हैं। और तो देखते हैं, देखो प्री सर्विस का क्या मतलब होता है। जब ये भी एक टीचर है, अभी वो टीचर बना नहीं है, अभी उसको टीचर बनने के लिए बहुत सारे जो है ना चीज़ें सीखनी है। जैसे हम बीएड और एमएड में जो है ना एडमिशन लेते हैं, वो हमारा प्री सर्विस के अंदर आएगा, यानी कि कक्षा में जाने से पहले हमको जो टीचर से रिलेटेड जो हमारे अंदर कॉम्पिटेंसीज डालनी पड़ती हैं वो प्री सर्विस के अंदर आती हैं। देखो, इनिशियल टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम एज फुली रिस्पॉन्सिबल टीचर। इनिशियल टीचर ट्रेनिंग, स्टार्टिंग में जब प्रारंभिक रूप से टीचर को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज जो कि क्लासरूम में एंट्री होने से पहले किए जाते हैं एज ए फुली रिस्पॉन्सिबल टीचर। मतलब एक फुली रिस्पॉन्सिबल टीचर बनने से पहले, हमें क्लास में एंट्री करने से पहले जो हमारे ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये कोर्सेज होते हैं, ये प्री सर्विस के अंदर आते हैं। जैसे हमारी बीएड है, एमएड है, डीएड है, ये और भी जो है ना प्राइमरी लेवल के भी जो प्री प्राइमरी लेवल के लिए भी जो है ना क्लासेस होती हैं, डीएलएड से भी नीचे। मुझे अब देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। देखो, इंडक्शन क्या होता है। अब मान लिया जाए, अब आपने बीएड कर ली, आपने सीटेट अप्लाई कर दिया और आपका वो क्रैक भी हो गया और आपकी जॉब लगी मान लिया केवीएस के थ्रू। तब इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिनकी आपको टीचर बनने के बाद ज़रूरत होती है। जैसे मान लिया जाए, अभी आपको रजिस्टर मेंटेन नहीं करना आता है, बच्चों की फ़ीस कलेक्ट से रिलेटेड है, बच्चों की अटेंडेंस वगैरह कैसे क्या देनी है, और भी जो है ना चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कि भी क्लास का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो आप ऑब्वियस बीएड में सीख ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो हम यहाँ पे सीखते हैं इंडक्शन प्रोग्राम में। इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ टीचिंग और द फर्स्ट ईयर इन ए पर्टिकुलर स्कूल। इसमें क्या करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें प्रोवाइड किया जाता है, क्या प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को एंड सपोर्ट और सहायता दी जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर, स्टार्टिंग के कुछ साल में। जो वो टीचर बन जाता है किसी पर्टिकुलर स्कूल में, ठीक है, या तो पहले साल या फिर शुरू के कुछ साल उसको जो है ना टीच किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, ये आता है इंडक्शन प्रोग्राम में। अब ये मैंने यूँ कहीं हिंदी में ट्रांसलेट किया, सेवा पूर्व, यानी कि प्री सर्विस में आप क्या लिखोगे, कक्ष में एक पूर्ण उत्तरदायी अध्यापक के रूप में काम करने से पहले शुरुआती दौर में जो अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स कराए जाते हैं सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। वह ये इंडक्शन प्रोग्राम है, सेकंड वाला जो मैंने लिखा ना सेकंड पे, ये इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर है वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक अध्यापक को सेवा में आने के बाद किसी विद्यालय में वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्यालय को सेवा में आने के बाद किसी विद्यालय में शुरुआती कुछ वर्षों या मात्र 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण या सहायता प्रदान की जाती है। जैसे रजिस्टर बनाना है, किसी फीस का हिसाब है, बच्चों को टेस्ट कैसे लेने हैं, उनको मार्क्स किस तरह से जो है ना देने होते हैं, ये सब, ठीक है, ग्रेडिंग वगैरह ये सब सिस्टम सिखाए जाते हैं इसमें इंडक्शन प्रोग्राम में। और देखो, अब जब टीचर है, अब वो ना इतना फैमिलियर नहीं होता। हाँ, हालांकि उसने बीएड में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सीख लिया, फिर भी उस स्कूल से भी फैमिलियर होना होता है, वहाँ के रूल रेगुलेशन भी सीखने होते हैं, वो सारा इंडक्शन में आ जाता है। अब आ जाता है इन सर्विस में क्या है, जैसे अब टीचर को कई साल हो गए हैं, मतलब कि स्कूल में पढ़ाते हुए, इंडक्शन वाले उसने सारे काम सीख लिए। इन सर्विस, अब ये टीचर क्या सोचते हैं कि अब तो हम टीचर बन गए हैं, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो है ना पढ़ने की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर बनने के बाद हमारे ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम हमें लॉट्स ऑफ थिंग्स जो है ना पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में क्या होता है, ये ना टीचर के डेवलपमेंट के स्टेज होती है। ठीक है, टीचर का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे टीचर का विकास होता है। हाँ, टीचर तो बन चुका है, सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज नॉलेज से रिलेटेड रिगार्डिंग सारी चीज़ उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी चीज़ें और चाहिए होती है। जैसे टाइम टू टाइम जो है ना साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नई थ्योरीज आ जाती हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, टीचर डेवलपमेंट और कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD इसको बोलता है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी लगातार व्यवसाय से रिलेटेड विकास होना, किसका, टीचर का। ठीक है, उसको CPD बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग टीचर्स। ये क्या होती है, वो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया होती है जिसमें प्रैक्टिसिंग टीचर्स, ठीक है, उनको
ये देखिए जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, सेवा में यानी कि इन सर्विस टीचर में क्या होता है, यहाँ पर एक वृत्तिशील अध्यापक के, वृत्तिशील का क्या मतलब है, वो अपने मतलब टीचर बन गया है, वो टीच कर रहा है स्कूलों में अभी, एक वृत्तिशील अध्यापक के व्यवसायिक विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट को जारी रखा जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, एक टीचर का प्रोफेशन टीचिंग है, जो वो काम कर रहा है ना उसका प्रोफेशन है, ठीक है। व्यवसायिक विकास को जारी रखा जाता है। कई बार ये समझा जाता है कि अब तो हम अध्यापक बन गए हैं और अब हमें पढ़ने की या अपने ज्ञान में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह धारणा गलत है। स्वयं को अद्यतन यानी कि अप टू डेट रखने के लिए सेवा पर्यंत एक अध्यापक को पढ़ते रहना चाहिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट में मीनिंग क्या आता है। अब देखते हैं मीनिंग क्या हो जाता है इसका। टीचर एजुकेशन का मीन्स, अब ये तीनों लेवल पे टीचर एजुकेशन ही चल रही थी ना, अब इन तीनों से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि टीचर एजुकेशन क्या है। टीचर एजुकेशन इज ए प्रोग्राम, ये एक वो प्रोग्राम है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, जो कि एक डेवलपमेंट ऑफ ए टीचर, एक अध्यापक के विकास से संबंधित है। और टीचर के किससे, टीचर की प्रोफेशंसी से, उसकी कॉम्पिटेंसी से, ठीक है, उसकी अक्षमता से, प्रोफेशंसी में उसकी निपुणता, ठीक है, उसकी कुशलता से, कॉम्पिटेंसी उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसकी अक्षमता से, क्या उसका विकास है, उसकी कॉम्पिटेंसीज का, उसकी प्रोफेशंसी और कॉम्पिटेंसीज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दैट वुड इनेबल एंड empower the teacher to meet the requirement of the profession and face the challenges, जो कि एक टीचर को सफल बनाता है, एम्पावर बनाता है, सक्षम बनाता है, वो उन ज़रूरतों को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, कौन सी, जो कि उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं, और या उसके प्रोफेशन से में जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं उनको फेस करने में, ठीक है, वो सहायक होती है। कौन होती है, जो हमारे टीचर एजुकेशन है। टीचर एजुकेशन वो प्रोग्राम है जो कि एक टीचर को वो सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज देता था, प्रोफेशंसी देता है, जो उसको ज़रूरी होती है एक टीचर के, जो अपनी डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करने के लिए, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। टीचर एजुकेशन इनकम्पैसेस टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। जो टीचर एजुकेशन है ना, उसकी वजह से ये जो टीचर है उसके अंदर स्किल आती है, कौशलों का विकास होता है। साउंड पेडागोजिकल थ्योरी, शिक्षा शास्त्र के जो सिद्धांत है उनका ज्ञान होता है, और प्रोफेशनल स्किल जो उसकी व्यवसाय से रिलेटेड जो कौशल है, बच्चों के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, क्वेश्चनिंग स्किल है, आंसरिंग स्किल है, ठीक है, डिबेट करवाना वगैरह, ये सारी स्किल्स जो है ना आ जाती हैं, ठीक है। ये स्किल्स होती हैं किसकी, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड। अब ये मैंने यूँ को यूँ हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई जो है ना प्रॉब्लम ना आए। अध्यापक शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि अध्यापक की निपुणता व अक्षमता से संबंधित है। यह कार्यक्रम एक अध्यापक को उसके व्यवसाय से संबंधित जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और उनकी चुनौतियों का सामना करने में सफल व सक्षम बनाता है। अध्यापक शिक्षा एक अध्यापक में अध्यापन कौशलों, शिक्षा विज्ञान संबंधित सिद्धांतों और व्यावसायिक कौशलों को प्रदान करता है। अब देखते हैं नीचे चल के, देखो अब देखते हैं NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 आया था। देखो अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो है ना रिफॉर्म पॉलिसीज़ आई हैं टीचर से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, उनको हमने डिटेल से पढ़ना है। तो आज हम ये NCFTE 2009, इसमें टीचर के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, ठीक है। वही बातें घुमा फिरा के एम में भी वही बातें होती हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ में भी वही बातें होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उसी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या जो है ना कैपेसिटीज़ डालनी है हमें टीचर एजुकेशन के दौरान, टीचर एजुकेशन के B.Ed M.Ed के दौरान, इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान, और इन सर्विस में आ जाने के बाद एक टीचर के अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हमें डालनी है, ठीक है, कौन कौन से प्रोफेशनल डेवलपमेंट डालने हैं, उसकी एटीट्यूड किस तरह का जो है ना होना चाहिए, ये देखेंगे इसमें, ठीक है। जो NCFTE है वो उसका कार्य क्या, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिपेयर टीचर्स टू केयर फॉर चिल्ड्रन, एन्जॉय टू बी विद देम। ये ना टीचर्स को तैयार करता है कैसे चिल्ड्रन की केयर करने के लिए, और उनके साथ होने में, बच्चों के साथ होने में एक टीचर क्या करे, एक इंजॉय फील करे, एक मज़ा, एक आनंद की अनुभूति करे, सीक नॉलेज, और वो क्या करे, नॉलेज को ग्रहण करता रहे, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी
टुवर्ड्स सोसाइटी, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जो उसकी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो समझे। एंड वर्क टू बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, और वो काम करे एक बेहतर समाज बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे के लिए इस प्रोफेशन में आया है, ऐसा नहीं है। वो सोसाइटी की तरफ देखे, इस संसार को कुछ अच्छा बनाने के लिए जो है ना काम करे। ठीक है, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब होती है, इसमें सिर्फ पैसे से कोई मायने नहीं होता। डेवलप सेंसिटिविटी टू द प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर्स, कमिटमेंट टू द जस्टिस एंड जील फॉर द सोशल रिकंस्ट्रक्शन। ये कहता है कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डेवलप करना सेंसिटिविटी टू द लर्नर, जो हमारी कक्षा में विद्यार्थी होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके प्रति सेंसिटिविटी, संवेदना पैदा करना। कमिटमेंट टू द जस्टिस, वो न्याय के प्रति मतलब प्रतिबद्ध रहे, और समाज के पुनर्निर्माण में उत्साह, जील मतलब उनके अंदर समाज के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए, उस समाज में सुधार करने के लिए उनके अंदर जील हो। जील मीन्स क्या है, मतलब एक उत्साह से काम करे कि हाँ मतलब एंथुजियाज्म के साथ काम करे कि हाँ मेरे को सोसाइटी को चेंज करना है, जो कस्टम है, ये बुराइयां हैं, पर्दा प्रथा है, मतलब कि बहुत सारी बुराइयां हैं, लड़कियों की डोवरी से रिलेटेड जो है ना ये बातें हैं, इनको दूर करना है। ठीक है, ये सब बातें जो है ना एक टीचर के अंदर ये डालनी होती है। देखो मैंने यों का नो हिंदी में ट्रांसलेट किया है, बार बार मैं नहीं बताने वाली हूँ। बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षकों को तैयार करना, शिक्षकों को इस तरह से तैयार करना कि वे बच्चों की देखभाल करें, उनके साथ रहने में आनंद की अनुभूति करें, ज्ञान लें, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए काम करें। शिक्षार्थियों की समस्या के प्रति वो संवेदनशील हो और संवेदनशीलता को विकसित करें, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उनके अंदर हो और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उत्साह का विकास करना जो है ना इसका मेन मकसद है। यानी कि जील लेके आना, उत्साह लेके आना, मतलब एंथुसियास्टिक होना चाहिए एक टीचर समाज में रिफॉर्म्स को लाने के लिए। ठीक है, और अब देखते हैं इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका NCFT का। हेल्प टीचर्स टू व्यू लर्नर एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देन ऑल लर्निंग एंड नॉट एज मेयर रिसिपेंट ऑफ द नॉलेज। ये कहता है कि टीचर्स इस बात को देखें कि जो लर्नर है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, मतलब सक्रिय भागीदारी करता है अपने जो है ना काम में, तब जाके वो नॉलेज को मतलब है ना बनाता है, अपने नॉलेज का खुद निर्माण करता है, ना कि एक मेयर रिसिपेंट, ना कि जो एक लर्नर है वो मात्र एक ज्ञान का मतलब लेने वाला हो। मतलब ये नहीं है कि टीचर ने जैसा बोला यूँ का यूँ रटा और चल दिया बस भाई, ऐसा नहीं है। मतलब मेयर रिसिपेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान का सिर्फ ग्रहण करता नहीं होना चाहिए। कौन? एक लर्नर। ठीक है, उसके बारे में जो है ना बताया गया है। नीड टू इनकरेज देयर कैपेसिटीज टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, उनको नीड है, उनको ज़रूरत है किसकी? इनकरेज देयर कैपेसिटीज, उन बच्चों की कैपेसिटी को इनकरेज करने की। टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब वो है ना बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने ज्ञान का जो है ना खुद ही निर्माण करें। ठीक है, इंश्योर दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द रोट मेथड, और वो ये सुनिश्चित करे टीचर कि हम जो आने वाले समय में बच्चों को रोट मेथड से बच्चे हटे और जो है ना इंटेलेक्चुअल के थ्रू जो है ना अपने ज्ञान को ग्रहण करे। ठीक है, एक्टिविटी मेथड से, पार्टिसिपेटरी मेथड से ज्ञान को ग्रहण करे। लर्निंग इज टू बी व्यूड एज ए सर्च फॉर मीनिंग आउट और पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जनरेशन एज ए कंटिन्यूइंग इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। देखो ये क्या कहा गया है, लर्निंग इज बी, मतलब लर्निंग को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वो एक लर्निंग है ना जो हम सीखते हैं वो क्या है? खोज है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, हमारे जो खुद के अनुभव है जो हम समाज में देखते हैं, वो एक्सपीरियंसेस लर्निंग कहलाएं। ठीक है, और ये देखो लर्निंग का मतलब ये नहीं है किताबों को पढ़ना, जो हम क्लास में, जैसे अभी मैं खेतों में बैठी हूँ, देखो जैसे ये आपको पालक के पौधे दिख रहे हैं। अब पालक कैसे उगती है, पालक की जैसे खुदाई नुलाई कैसे की जाती है, जब बच्चे इनको खुद देखते हैं ना, इट मीन्स क्या है, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये भी तो लर्निंग में ही आता है, क्या लर्निंग में नहीं आता? ये भी लर्निंग में ही आता है। एंड मीनिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, और नॉलेज जनरेशन एज ए कंटिन्यूइंग इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। और जो नॉलेज होती है ना बच्चों की, ये नहीं है कि बस किताबों से पढ़ा वही नॉलेज है। नॉलेज क्या है? नॉलेज का जनरेशन है एक कंटिन्यू, एक लगातार चलने वाली, एक विकसित होने वाली प्रोसेस का रिजल्ट होता है ये। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब नॉलेज का मतलब ये नहीं बोल रखा कि भी नॉलेज जो किताबों से पढ़ी वो है। नॉलेज क्या है? एक लगातार विकसित होने वाली एक प्रक्रिया
का परिणाम है, ठीक है, उसको प्रतिबिंबित करती है ये, ठीक है, ये बताया गया इसमें। देखो मैंने यूँ का हिंदी में ट्रांसलेट किया है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने में मदद करे, न कि ज्ञान के मात्र प्राप्तकर्ता के रूप में। बच्चों को अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने में प्रोत्साहित करें। अध्यापक सुनिश्चित करें कि बालक रटत प्रणाली को छोड़ दें। सीखने को व्यक्तिगत अनुभव की खोज के रूप में देखा जाए। ज्ञान सृजन को सीखने को प्रदर्शित करने वाले निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब कि ये क्या समझ में आया लास्ट के लिए? ज्ञान सृजन को, जो हमारी नॉलेज है ना, ज्ञान का सृजन, नॉलेज का जनरेशन क्या है? ये सीखने को प्रदर्शित करने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। मतलब बच्चा लगातार सीख रहा है और उस प्रक्रिया ना, उसके परिणाम के रूप में जो है ना, हमें ज्ञान के, नॉलेज के जनरेशन को देखा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक लगातार बच्चा कुछ सीख रहा है, एक लगातार एक प्रोसेस है, उसका रिजल्ट है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज जनरेशन। अब आता है एनसीईआरटी का थर्ड जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकरेज थ्योरी along with the field experience to help trainees to view knowledge not as external to the learner but as something that is actively constructed during learning. Teacher education should integrate academic knowledge and professional learning into a meaningful whole. देखो इंगेज थ्योरी, जो हमारे टीचर हैं वो इंगेज करें किसको, हमारी जो थ्योरी है उसको बच्चों के जो फील्ड के एक्सपीरियंसेस है ना, जो क्षेत्र में वो अनुभव लेते हैं उनके साथ उनको इंगेज करें, उनके साथ जोड़े। टू हेल्प ट्रेनीज टू व्यू नॉलेज नॉट एज एक्सटर्नल टू द लर्नर। और जो हमारे ट्रेनीज हैं, जैसे एमएड में जो स्टूडेंट है ना, उनको ट्रेन किया जा रहा है, तो वो ट्रेनीज है, वो ट्रेनीज क्या करें, नॉलेज को एक्सटर्नल ना समझे कि नॉलेज सिर्फ बुकों से ही ली जाती है, नॉलेज एक्सटर्नल ना समझे टू द लर्नर, बच्चों के लिए वो एक्सटर्नल नहीं है, बट एज ए समथिंग दैट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग। बल्कि जो नॉलेज है वो तो क्या है, वो एक सक्रिय रूप से बच्चों के द्वारा खुद कंस्ट्रक्ट की जाती है लर्निंग के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। टीचर एजुकेशन शुड इंटीग्रेट अकेडमिक नॉलेज एंड प्रोफेशनल लर्निंग इनटू ए मीनिंगफुल वोल। जो टीचर एजुकेशन है शुड इंटीग्रेट, वो क्या करे, इंटीग्रेट करे अकेडमिक नॉलेज को एंड प्रोफेशनल लर्निंग को इनटू ए मीनिंगफुल वोल। जो मतलब टीचर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक टीचर को नॉलेज हो, मतलब कंटेंट की फुल नॉलेज है, बल्कि टीचर एजुकेशन को चाहिए कि वो इंटीग्रेट करे, मतलब समन्वित कर दे, उनको जोड़ दे किस को, हमारी जो एकेडमिक नॉलेज है, जो हमें मतलब बुकों की जो बहुत ही अच्छे से जो नॉलेज होती है वो होती है एकेडमिक नॉलेज, और जो हमारी प्रोफेशनल लर्निंग है, हमारे व्यवसाय से संबंधित जो अधिगम कर रहे हैं, जो हमने अपने अंदर स्किल डाल रहे हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, उनको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए और उनको मीनिंगफुल एक मीनिंग दिया जाए उनको, यानी कि कक्षागत पढ़ाए जाने वाले सिद्धांतों को क्षेत्र के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। प्रशिक्षु मीन्स ट्रेनीज, जैसे एमएड के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं, वो क्या कहलाएंगे, ट्रेनीज कहलाएंगे, प्रशिक्षु कहलाएंगे। यह बात समझे कि विद्यार्थी के लिए ज्ञान एकमात्र बाह्य रूप से लिया जाने वाला वस्तु नहीं है, बल्कि ज्ञान वो है जो विद्यार्थी सीखने के दौरान सक्रिय रूप से इसका खुद निर्माण करता है। शिक्षक शिक्षा को अकादमिक ज्ञान, शिक्षक शिक्षा को अकादमिक ज्ञान या कि एकेडमिक नॉलेज एंड व्यावसायिक शिक्षा को समग्रता में एकीकृत करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा को क्या करना चाहिए, जो टीचर एजुकेशन है उसको क्या करना चाहिए, जो हमारी एकेडमिक नॉलेज है और प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, समग्रता में एकीकृत जो है ना करना चाहिए, ये इन्होंने बोला गया है। To train in organizing learning-centered activity-based participatory learning experience like play, project, discussion, dialogue, observation, visit, integrate academic. To train in organizing learning-centered activity-based participatory learning experiences like play, project, discussion, dialogue, observation, visit, integrating academic learning with productive goal. इसमें क्या गया कि टीचर को ना हम ट्रेन करें कि वो ऑर्गेनाइज करें लर्नर सेंटर्ड टीचिंग को, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सिखाएं उनको, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे बच्चों को दी जाती है वो सिखाएं, पार्टिसिपेटरी लर्निंग के एक्सपीरियंस उनको दिए जाएं, जैसे प्ले वे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डायलॉग है, ऑब्जर्वेशन कैसे जो है ना बच्चे करते हैं उनको, ये विजिट है, इंटीग्रेटिंग एकेडमिक लर्निंग विद प्रोडक्टिव वर्क। और जो हमारी एकेडमिक लर्निंग है जो बच्चे स्कूलों में सीखते हैं उसको प्रोडक्टिव वर्क के साथ, यानी कि कुछ ऐसा काम जो हमारे समाज को कुछ दे, प्रोडक्टिव वर्क के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है ये सिखाया जाए, किसको, वुड बी टीचर्स को, टीचर एजुकेशन के दौरान। ये क्या है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है। मतलब कि टीचर को ये लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, एक्सपीरियंस लाइक प्ले, प्रोजेक्ट मेथड, ये सारी चीज़ें उनको वहीं पे सिखा दी जाएँ बहुत ही अच्छे से। कब? टीचिंग मतलब कि टीचर एजुकेशन के दौरान, बीएड एमएड के दौरान, या फिर इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, या फिर सर्विस में आने के बाद, ठीक है, ये होता है। अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित, गतिविधि आधारित, भागीदारी विधि अधिगम अनुभव जैसे खेल, परियोजना, वाद विवाद, संवाद, निरीक्षण, भ्रमण, अकादमिक अधिगम को उत्पादक कार्यों के साथ सिखाना है, कार्यों के साथ समन्वित करना सिखाना है, ठीक है। टीचर को ये सिखाया जाए कि किस तरह से जो एकेडमिक लर्निंग है बच्चों की, उसको किस तरह से उत्पादक कार्य यानी कि प्रोडक्टिव वर्क के साथ किस तरह से उनको इंटीग्रेट किया जाए, समन्वित किया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए। समझ में आ गया आई होप। To engage teachers with the curriculum, syllabi and textbook to critically examine them rather than taking them as given। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो NCERT 2009 ने कहा है कि टीचर का ऑब्जेक्टिव के अंदर, मतलब टीचर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये हो कि टीचर्स को करिकुलम के साथ, उनके सिलेबस पाठ्यक्रम के साथ, टेक्स्ट बुक को उनके साथ फैमिलियर बना दिया जाए, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करे टीचर उनको कि बुक के ये ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग ठीक है भी या नहीं है, उनके साथ क्या करें, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करें, ना कि सिर्फ उनको जैसे दिया गया उनको बगैर किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर ले। किसको? सिलेबस को, टेक्स्ट बुक को, उनके अंदर जो कंटेंट दिया गया है उनके मतलब क्रिटिकली थिंकिंग डेवलप की जाए टीचर्स के अंदर, किससे पर्टेनिंग टू द करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक। ओके, to provide opportunity to the student teacher for reflection and independent study without packing the training schedule with teacher directed activity alone। इसमें कहा गया to provide opportunity कि टीचर्स को ना अपॉर्चुनिटी दी जाए। स्टूडेंट टीचर क्या होते हैं? छात्र अध्यापक। जो देखो हम क्या हैं, हम बनने वाले अध्यापक हैं, एमएड के स्टूडेंट, और हम छात्र भी, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वुड भी टीचर्स हैं। तो हमें एक टर्म दी जाती है स्टूडेंट टीचर कि मतलब टीचर एजुकेशन के दौरान वुड बी टीचर्स को यानी कि स्टूडेंट टीचर को अपॉर्चुनिटी दी जाए इंडिपेंडेंट स्टडी की, स्वतंत्र वो अध्ययन कर सके, रिफ्लेक्शन कर सके, मतलब जो चीज़ें सीखते हैं उनको क्रिटिकली थिंक कर सकें, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। विदाउट पैकिंग, मात्र मतलब वो सिर्फ ये नहीं है कि जो एक्टिविटी उनको एमएड के कोर्स के ड्यूरिंग आती है सिर्फ वही करे और अपना बस्ता पैक करे और चले जाए, बल्कि उन्हें क्या करना, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे कि वो इंडिपेंडेंट स्टडी कर सकें, ठीक है। ये सब स्टूडेंट टीचर्स इंडिपेंडेंट स्टडी के जो है ना अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। मतलब कि आप लाइब्रेरी में जाके अपनी इनसे रिलेटेड कुछ और भी जो है ना चीज़ें सीख सकते हो। जैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है यों का योग। अध्यापकों को इस तरह तैयार करना कि वे पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पुस्तकों तार्किक रूप से जांच करें, बजाय कि उन्हें बगैर किसी प्रश्न के यूं ही स्वीकार करने के। छात्र अध्यापकों को प्रतिबिंब व स्वतंत्र अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाएं, न कि मात्र अध्यापक निर्देशित गतिविधि के कार्यक्रम को पूरा करने के। तो इसमें जो हम ये अपना NCERT का जो बाकी के हैं ये हम पार्ट 2 में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो 27 मिनट की हो गई है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जो NCERT के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो 2009 में आया था, उसका पार्ट 2 में हम बाकी के इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक मैं बहुत ही अच्छे से जो है ना कराने वाली हूँ। और एक बात बता देती हूँ, एमएड लेवल पे ना बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है कि डेजर्टेशन भी फॉर्म करनी है, बहुत सारे काम हैं। अब बहुत सारी लड़कियों की तो मैरिज हो जाती है, उधर का भी काम करना है, इधर का भी काम करना है, और स्ट्रेस में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसा ना करें और होप भी ना छोड़े, कि मतलब आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए अपने काम के प्रति। एक बात बताओ, मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है ना, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड बाय बाय।